हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। उसमें हमने कंसेप्ट नंबर 1 एंड कंसेप्ट नंबर 2 कर लिया था। आज की इस क्लास में हम कंसेप्ट नंबर 3 पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट नंबर 3 में टॉपिक आ रहा है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? बेसिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये हमें ये बताती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इससे पहले हम एक वर्ड देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमने कहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग की ये प्रॉब्लम होती है जो कि अराइज होती है बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इस वजह से चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये डील करता है किसके साथ, कि वहां पर क्या है रिगार्डिंग दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिकली व्हाट इज देयर रिगार्डिंग दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, ये स्टडी करता है फैक्ट्स ऑफ लाइफ को, मतलब जो भी हमारे लाइफ के फैक्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करता है। जैसी वो चीजें हैं उन्हीं की तरह उसको ट्रीट करेगा। अदर उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। बेसिकली कि यहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ये डील करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये बहुत सारे लोगों को खड़ा करा है कि ये जो लोग हैं ये क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो ये बता रहा है कि इंडिया में ओवर पॉपुलेशन है, तो दैट इज टेलिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारी इंडिया के अंदर है। या फिर जो प्राइसेस है हमारे किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बताता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होती है वो ये बताती है कि व्हाट वाज देयर, व्हाट इज देयर और व्हाट विल बी द अंडर द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो इसमें कहता है कि ये डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि यहाँ पर ये अपना कोई भी जजमेंट नहीं देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कि उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूट्रल है बेसिकली बिटवीन दी एंड्स। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, इट इज न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट एंड्स। क्यों है, क्योंकि ये अवॉइड करता है वैल्यू जजमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक इकोनॉमिक थियोरी है, वो ये बता सकती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स है और जो सेल है उसकी, वो इंजurious है किसके लिए, हेल्थ के लिए। बट ये कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता या कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि हम उसको कैसे अवॉइड करें, कैसे हम उसको अवॉइड करें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अब रॉबिन्स क्या है, हमारे एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो ये कंसर्न इससे के साथ कंसर्न नहीं है कि वहां पर क्या है, मतलब कि व्हाट आर द मोरल और एथिकल क्वेश्चंस। राइट। सो ये कहता है, रोबिन कहता है कि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का काम ये है कि हमें एनालाइज करना है कि जो वो चीजें वहां पे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पर क्या है, उसके लिए हमें एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करना है। देन उसके पास, जो इकोनॉमिस्ट है उसके पास कोई राइट नहीं है कि हम उसके ऊपर जजमेंट पास करें। ठीक है। अब कहता है कि डू नॉट कंफ्यूज द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा कि ठीक है यहाँ पर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रूथ ही होएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि मान लो पारस है, वो कहता है कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। लेकिन यहीं पे सक्षम है जो अनदर स्टूडेंट है, वो कहता है कि नहीं भैया, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो मैंने कहा भैया दोनों तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, दोनों की बातें सही है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहूंगा पारस बेटा तू गलत है, सक्षम सही है, बिकॉज वी कैन वेरीफाई द डेटा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। राइट। वी कैन वेरीफाई दिस थिंग विद द एक्चुअल डेटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है बाय कंपेयरिंग विद द एक्चुअल डेटा। ठीक है। तो कहीं पे भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आ जाए तो ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ ही कहलाएगा, वो गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। बस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स यू अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि अब जैसे हमने बात करी कि पॉजिटिव जो है हमारा,
जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, व्हाट इज देयर रिगार्डिंग दैट दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर। लेकिन नॉर्मेटिव बताता है व्हाट ought टू बी देयर, मतलब कि व्हाट शुड बी देयर रिगार्डिंग दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉजिटिव ने बता दी तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी हम चीज उसके लिए कर सकते हैं, यानी कि जजमेंट पास कर सकते हैं, वो कौन सी है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है। ये क्या करती है, डिस्कस करती है अबाउट व्हाट आर द डिजायरेबल थिंग्स एंड उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सी अनडिजायरेबल थिंग्स है और जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये डिसीजन देती है रिगार्डिंग द वैल्यू जजमेंट। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस नीचे हैं उनको हम सॉल्व भी करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और नॉर्मेटिव का क्या मतलब है, व्हाट शुड बी देयर या व्हाट ought टू बी देयर रिगार्डिंग दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि हम नॉर्मेटिव को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। सजेशन की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्या ही स्टडी करता है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ को। तो ये क्या है, फैक्ट्स ऊपर बेस्ड है, जबकि नॉर्मेटिव अपने ओपिनियंस या अजम्पशंस देता है। वैल्यू जजमेंट की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, जबकि नॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, कि हमने कहा पॉजिटिव में कि प्राइसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी राइजिंग कॉन्स्टेंटली, इसी का ही हमने नॉर्मेटिव बना के दिया आपको कि गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस। तो यहाँ पर तो बता रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव के एग्जाम्पल में बता रहा है कि यहाँ पर क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता दिया कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, सॉल्व कर सके। ऐसे ही हमारे पास अनदर एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है, दैट इज देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर कंट्री। यहाँ पर इनइक्वालिटीज होती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इनकम का, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता चल गया हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हमने कहा इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, कि उनको रिड्यूस होना चाहिए, या फिर हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी इन द कंट्री। ठीक है। तो दैट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगा, 4-5, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं शो कर दूंगा, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द अर्थ इज 6 सेप्टिलियन 6 × 10⁻⁴ मेट्रिक टन्स। तो ये बताना पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, फटाफट से कमेंट डाउन कर दो। जिसका आंसर है पॉजिटिव, दैट इज ट्रू, कि ये पॉजिटिव है। अब रीजन भी बता देता हूँ क्यों ट्रू है, बिकॉज वी कैन वेरीफाई दिस विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा। ठीक है। अगला है, एन इंक्रीज इन द मिनिमम वेज इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टीन एजर्स। कहता है कि यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कि ये जो इंक्रीज हो रहा है मिनिमम वेज के अंदर, उससे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, किसके अंदर, टीनेजर्स के अंदर। तो फटाफट से बताओ क्या ये बात सच है, सही है या गलत है, जल्दी से जल्दी कमेंट डाउन कर दो। ठीक है। और मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो हमने कहा कि इंक्रीज होता है मिनिमम वेज के अंदर, मतलब एक हल्का सा वेज बढ़ता है। मान लो पहले 20 रुपए वेज दे रहे थे, अब 30 रुपए वेज दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अमंग द टीन एजर्स। हमने कहा भैया इट इज पॉजिटिव। वाई इज इट पॉजिटिव, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी फैक्ट, कि ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, कि अगर हम यहाँ पर देखें कि मिनिमम वेज भी बढ़ जाता है ना, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है अमंग दी टीनेजर्स। थर्ड क्वेश्चन है, द टैक्स रेट ऑन द टॉप अर्नर शुड बी 75%। मैंने कहा भैया एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं क्या, कि जहां पर भी तुम्हें दिख जाए शुड या फिर ओट, तो वहां पर बेझिझक आंख बंद करके लिख देना नॉर्मेटिव, किसी भी स्टेटमेंट में दिख जाए तो नॉर्मेटिव लिख देना। लेकिन अगर बाकी स्टेटमेंट्स में शुड और ओट नहीं लिखा हुआ है तो उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपकी पॉजिटिव नहीं होती है लेकिन नॉर्मेटिव निकल जाती है, और उसमें शुड और ओट नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे को दिख गया भैया शुड लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूंगा कि ये क्या है, नॉर्मेटिव है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टार लगा दो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे शुड लिखा हुआ है, नॉर्मेटिव लिखाते हैं। अब क्योंकि सर अभी आपने बताया कि इसमें
वो वाला तो केस नहीं है, नहीं बेटा वो वाला केस नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपके दो आंसर आएंगे, मतलब पॉजिटिव भी आएगा और नॉर्मेटिव भी आएगा। अगर हम देखें, सिंस द प्राइस ऑफ ऑयल इज लाइकली टू राइज इन द फ्यूचर, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक क्या आ गया हमारा इसका आंसर, ये तो निकल गया भैया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसके आगे देखा, वी शुड डेवलप मोर न्यूक्लियर एनर्जी, इसी में ही उसने इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताया, उसी का ही सॉल्यूशन बताया, जो सॉल्यूशन बताते हैं उसको हमने कहा नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव भी आएगा और नॉर्मेटिव भी आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन मेरे को यहाँ पे शुड दिख गया, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये क्या है, नॉर्मेटिव है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक है, 35 क्वेश्चंस है टोटल, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर सकते हैं प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की, और कंसेप्ट नंबर 4 विच इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब ये मोस्टली स्कूल्स कॉलेज स्कूल्स में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करा रहा हूँ बिकॉज इट इज अ कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके बाद पढ़ेंगे हम माइक्रो वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहता है कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताता है। सबसे पहले हम थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है, ये कहता है कि हमने कहा कंज्यूमर को क्या चाहिए भैया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कहता है कि रेशनल कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, वो अपनी इनकम को इस वे में एलोकेट करेगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके और अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके। जब हमने एग्जाम्पल किया था ऑफ, किसका एग्जाम्पल किया था हमने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, उसमें मैंने आपको पूरा 10 रुपीज से लेके मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए भैया। तो सेम चीज है, वहां पर रेशनल कंज्यूमर इनकम को एलोकेट करा था, तो यहाँ पर ये कहता है कि रेशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि किसको प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है विद द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना होता है, कितना करना होता है, वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अगले वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर भी पढ़ेंगे, और थियरी ऑफ प्राइस भी पढ़ेंगे कि मार्केट के अंदर प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कि मतलब कि अगर मान लो एक प्रोडक्ट है, उसका कैसे प्राइस को हम डिटरमाइन करेंगे, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपका +2 के अंदर आएगा, मतलब 12th क्लास के अंदर आएगा, तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसके वाइटल कंपोनेंट्स है, पहला है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बताता है कि कैसे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो एएस इज इक्वल टू एडी पे स्टक हो जाता है। एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। आपको मैंने जब माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस कराया था, तो मैंने उसमें बताया था कि टूल्स ऑफ मैक्रो क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये बताता है कि जब हमारा ये दोनों इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे आता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थियरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कहता है कि ये बताता है हमें कि कैसे यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट यहाँ पर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट करता है। अब इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होते हैं, इन्फ्लेशनरी में क्या होता है कि आपका प्राइसेस बढ़ जाते हैं सडनली, डिफ्लेशनरी में सडनली डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उस सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थियरी ऑफ मल्टीप्लायर की बात करें तो ये कहता है, ये एनालाइज करता है प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, मतलब मल्टीप्लायर मतलब कि मल्टीपल टाइम्स, कि यहाँ पर जो हमारी इनकम है उसको हम मल्टीपल टाइम्स कैसे जनरेट कर सकते हैं थ्रू दी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इनटू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन दी इकोनॉमी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये बताता है, ये बजटरी पॉलिसीज देता है, बेसिकली आपका गवर्नमेंट बजट का नहीं, बेसिकली क्या है, पॉलिसीज होती है, बजटरी मेजर्स होते हैं और मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, जो कि हमें बताता है कि जो हमारा ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का गैप हुआ है डिसइक्विलिब्रियम की वजह से, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन में ये बताता है कि कैसे जो आरबीआई के थ्रू जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बेसिकली आरबीआई की बात नहीं कर रहे हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात कर रहे थे, कमर्शियल बैंक कैसे यहाँ पर क्रेडिट को क्रिएट करता है और मनी सप्लाई को करेक्ट करता है थ्रू दैट क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डेफिसिट पॉलिसीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको कैसे हम फ्रेम करते हैं, उसको कैसे वो करेक्ट करती हैं सिचुएशंस को इकोनॉमी में, जैसे यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है बजट का, या फिर हमारा
बजट का क्या हो रहा है उसके बारे में सब कुछ हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना फॉरेन करेंसी आ रहा है, कितना हमारा जा रहा है, क्या हमारी उसके अंदर बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब चीजें हम उसमें देखते हैं। एक्सचेंज रेट में कहता है कि कैसे हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, किसमें, आईएमएम में। आईएमएम मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी मनी मार्केट के अंदर, मॉनेटरी मतलब मनी, तो इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर हम कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है या कितने 74 to 80 रुपीज है, तो वो कैसे डिटरमाइन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और बीओपी क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये देखता है कि कैसे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर वो कैसे इम्पैक्ट करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, उसके बारे में हम उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 1 दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी।